नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव की आहट की, हनुमान चालीसा मामले में नवनीत राणा की बढ़ती मुश्किल की, जानेंगे धार्मिक कार्ड कैसे बीजेपी पर ही पड़ रहा है भारी, हिमाचल में कैसे बैकफुट पर पहुंची बीजेपी, बात करेंगे आजम खान की कांग्रेस में जाने की चर्चा की, बीजेपी राज में अस्पताल की बढ़ती फीस की, और बुलेटिन के आखिर में बात देश पर भारी पड़ते रक्षा बजट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी के खिलाफ कथित ट्वीट के मामले में गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी को मिली जमानत पर रिहा होते ही असम पुलिस ने अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में फिर किया गिरफ्तार। तमिलनाडु की एम के स्टालिन सरकार ने राज्यपाल से छीनी कुलपति नियुक्त करने की शक्तियां, विधानसभा में बिल पास। बिल के मुताबिक राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का अधिकार अब सरकार के पास होगा, न कि राज्यपाल के पास। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिन के दिल्ली दौरे पर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब सीएम ने दिल्ली के स्कूलों का लिया जायजा, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे मौजूद। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार लुढ़का, सेंसेक्स 617 अंक की गिरावट के साथ 56,579 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी भी 218 अंक की गिरावट के साथ 16,954 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री की संभावनाओं के बीच पार्टी के भविष्य की रणनीति पर चिंतन भी शुरू हो गया है। आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ 2024 की चुनावी रणनीतियों को लेकर पार्टी 3 दिन तक मंथन करेगी। इसकी तारीख भी तय कर दी गई है। तो कहां लगाया जाएगा चिंतन शिविर और क्या है इसका एजेंडा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों में पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल किए, अध्यक्षों से इस्तीफे ले लिए, वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर चिंतन शिविर लगाने का ऐलान भी कर दिया। राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। शिविर में देश भर से सभी राज्यों के करीब 400 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें देश के वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक हालात और समाज के सामने मौजूद विभिन्न चुनौतियों पर मंथन होगा। इसके साथ ही किसान, खेत मजदूरों, SC, ST, OBC, भाषाई अल्पसंख्यक और महिला के सामाजिक न्याय और उन्हें सशक्त बनाने जैसे मुद्दों पर विचार होगा। पार्टी के चिंतन शिविर में तमाम विषयों पर चर्चा का नेतृत्व करने के लिए 6 समन्वय समितियों का गठन किया है, जिनकी कमान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राजनीतिक समिति का संयोजक बनाया गया है। इस समिति के सदस्यों में गुलाम नबी आजाद, अशोक चौहान, N उत्तम कुमार रेड्डी, शशि थरूर, गौरव गोगोई, SS उलाका, पवन खेड़ा और रागनी नायक शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति का संयोजक सलमान खुर्शीद को बनाया गया है। इसके सदस्यों में मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह, कुमारी शैलजा, SS रंधावा, नारायण भाई राठवा, AK एंटनी और K राजू शामिल हैं। अर्थव्यवस्था समिति के संयोजक P चिदम्बरम होंगे, जबकि सिद्धरमैया, आनंद शर्मा, सचिन पायलट, मनीष तिवारी, राजीव गौड़ा, परिणीति शिंदे और सुप्रिया श्रीनेत को इसका सदस्य बनाया गया है। सांगठनिक समिति में मुकुल वासनिक संयोजक, जबकि अजय माकन, तारिक अनवर, रमेश चैनीथला, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी, नेटा डिसूजा और मीनाक्षी नटराजन को सदस्य बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसान और कृषि समिति का संयोजक बनाया गया है। TS सिंहदेव, शक्ति सिंह गोहिल, नाना पटोले, प्रताप सिंह बाजवा, अरुण यादव, अखिलेश प्रताप सिंह, गीता कोरा और अजय कुमार लल्लू इसके सदस्य होंगे। युवा एवं सशक्तिकरण समिति में अमरिंदर सिंह वर्डिक संयोजक बनाए गए हैं। BV श्रीनिवास, नीरज कुंदन, कृष्णा गोड़ा, कृष्णा अल्लारू, अलका लांबा और RM जॉन, अभिषेक दत्त, करिश्मा ठाकुर और अंकिता दत्ता को इसका सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी है, पार्टी चिंतन मनन कर रही है, तो बीजेपी के सहयोगी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में अमरावती से सांसद नवनीत राणा का भगवा चोला ओढ़कर सीएम उद्धव ठाकरे के आवास पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करना उनके लिए मुसीबत बन गया है। नवनीत और उनके पति पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। हाई कोर्ट से भी उन्हें झटका मिला है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। तो क्या रहा बैठक में, देखते हैं ये रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था और बाद में देशद्रोह का मामला भी दर्ज कर लिया। राणा दंपति ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने पुलिस की FIR खारिज करने की मांग की थी, लेकिन बंबई हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट ने राणा दंपति पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जितनी बड़ी पावर होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद नवनीत और उनके पति की ओर से सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई गई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से भी मुंबई पुलिस को नोटिस भेजकर इस पूरे मामले की जानकारी मांगी गई है। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से तेज हुई धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पहले अजान विवाद और फिर हनुमान चालीसा का पाठ, इसे लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सवाल उठाया, अगर हम किसी विशेष समाज के लोगों को लेकर सवाल उठाएंगे तो अन्य समाज के पूजा पाठ पर भी उसका परिणाम क्या होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबके लिए अलग नियम नहीं हो सकता, सबके लिए एक नियम होना जरूरी है। लिहाजा केंद्र सरकार को एक नियम बनाना चाहिए ताकि सभी राज्यों को अलग अलग नियम बनाने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार के पास सब पार्टी एक डेलीगेशन लेकर जाए और उन्हें इस विवाद के हल के लिए कोई कानून बनाने के लिए कहा जाए। सर्वदलीय बैठक से बीजेपी ने किनारा कर लिया। बीजेपी महाराष्ट्र में धार्मिक कार्ड खेल रही है, लेकिन उसकी ये रणनीति दिल्ली में उस पर भारी पड़ रही है। एनसीपी नेता ने दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ उसका ही दांव चल दिया है, जिससे वो मुश्किल में फंस गई है। तो क्या ऐलान किया एनसीपी सांसद ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी की शह पर देश में अजान के मुकाबले हनुमान चालीसा का विवाद शुरू हुआ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को परेशान करने के लिए राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर हटवाने की समय सीमा दे दी। फिर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति ने सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। इन पैंतरों से उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन अब एनसीपी उत्तर मुंबई जिला कार्यकारी अध्यक्ष फहमीदा हसन ने गजब का दांव खेला है। फहमीदा हसन खान ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पीएम नरेंद्र मोदी के आवास के सामने हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और नमाज अदा करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुत्व और जैनिज्म से देश में महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याएं दूर हो सकती हैं, तो मैं भी ऐसा करना चाहती हूं। फहमीदा ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा, मैं हूं फहमीदा हसन खान, कांदिवली, मुंबई, महाराष्ट्र। आपसे अनुरोध है कि मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर हनुमान चालीसा, नवकार मंत्र, गुरु ग्रंथ और नौवीनी पढ़ने की अनुमति दे। कृपया मुझे दिन और समय बताएं। फहमीदा हसन ने कहा कि वो हमेशा अपने घर में हनुमान चालीसा और दुर्गा पूजा करती हैं, लेकिन जिस तरह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद से जागना जरूरी हो गया है। गौरतलब है कि लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर शुरू हुए विवाद से मुंबई से दिल्ली तक सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके पति रवि राणा इस समय तलोजा जेल में बंद है। जबकि भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में उन पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा है। इस बीच फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा के साथ धार्मिक पाठ करने की इजाजत मांगी है, जिस पर हाँ या ना किसी भी तरह का जवाब देने की स्थिति में बीजेपी ही फंस सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह इस चिट्ठी का क्या जवाब देते हैं, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी इस वक्त अपने ही फैलाए जाल में फंसती दिख रही है। मोदी और शाह के आवास पर हनुमान चालीसा की इजाजत मांगकर एनसीपी नेता ने बीजेपी को फंसा दिया है। वैसे बीजेपी सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र में ही मुश्किल में नहीं दिख रही, हिमाचल प्रदेश में भी उसकी मुश्किल बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 6 महीने में ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। पार्टी को हार का डर सता रहा है और इसी डर से वो लगातार रणनीति बदल रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। खबरों की माने तो पार्टी पहले पूर्व मुख्यमंत्रियों शांता कुमार और पीके धूमल के सहारे वोट बटोरने की फिराक में थी, लेकिन अब बीजेपी प्रदेश की कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सौंप दी है, जिसका नजारा कांगड़ा में हुई रैली में देखने को मिला, जहां नड्डा मुख्य चेहरे के तौर पर पेश किए गए, जबकि बीजेपी के दोनों वरिष्ठ नेता तस्वीर से गायब थे। कांगड़ा में हुई रैली में बीजेपी ने दोनों मुख्यमंत्रियों धूमल और शांता कुमार से दूरी बना के रखी थी। इस दौरान शांता कुमार पालमपुर में थे और नड्डा ने भी उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इसके अलावा रैली के लिए कांगड़ा में भी लगाए गए पोस्टर में मुख्य रूप से नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चेहरे का इस्तेमाल किया गया था। खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का गृह राज्य है। पार्टी ने कांगड़ा में रोड शो और रैली के दौरान न ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम का खास उपयोग किया और न ही मौजूदगी दिखाई।
कहा जा रहा है कि बीजेपी शायद ठाकुर और नड्डा समेत अगली पीढ़ी के नेताओं के नाम पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांगना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 2 धड़ों में बंट चुकी है, जिसमें से एक की अगुवाई शांता कुमार करते हैं और दूसरे की कमान धूमल के पास थी। एक और जहां कुमार का समूह कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में मजबूत था, वहीं धूमल समूह की जड़ें हमीरपुर क्षेत्र में गहरी थी। इसके अलावा दोनों पूर्व सीएम के राज्य में कई वफादार भी हैं। धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं और उनकी राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर सीमित है। साथ ही वो राज्य की राजनीति में खास दखल नहीं रखते हैं। अब नड्डा को मौजूदा सीएम ठाकुर का मजबूत समर्थक माना जाता है। हाल ही में उन्होंने राज्य के सीएम चेहरे को लेकर जारी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने राज्य में चुनाव से पहले सत्ता में परिवर्तन नहीं होने की बात कही थी। शिमला में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने कहा था कि राज्य में बीजेपी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अगर पूर्व सीएम शांता कुमार और पीके धूमल से नड्डा किनारा करते हैं तो ये बीजेपी पर उल्टा भी पड़ सकता है। तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस भी इस बार मजबूती से बीजेपी के लिए चुनौतियां पेश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की मौजूदगी भी बीजेपी के सपनों पर पानी फेर सकती है। लेकिन ये तो साफ है कि इस पहाड़ी राज्य में बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर है, क्योंकि जयराम ठाकुर को लेकर जनता में खासी नाराजगी है। अब जेपी नड्डा बीजेपी का कितना बेड़ा पार करते हैं, ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हिमाचल में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। हिमाचल में अब नड्डा के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन पार्टी में इतनी गुटबाजी है कि ये रणनीति भी सफल होना मुश्किल दिख रही है। हिमाचल में बीजेपी भले ही मुश्किल में हो, लेकिन यूपी में उसके सामने कोई परेशानी नहीं दिख रही। योगी सरकार को शपथ लिए अभी 1 महीना हुआ है। सरकार के सामने विपक्ष कोई चुनौती नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल सपा में खतरे का अलार्म बज रहा है। तो क्यों यूपी में मुश्किल में दिख रही है सपा, देखते हैं ये रिपोर्ट। आजम की उपेक्षा अब सपा को भारी पड़ती नजर आ रही है। अब तक आजम खान को लेकर होने वाले सवालों से कन्नी काटने वाले अखिलेश यादव उन्हें सपा का वरिष्ठ नेता बताने लगे हैं। आजम के लिए कानूनी लड़ाई से लेकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आजम खान सपा से 2-2 हाथ करने की तैयारी कर चुके हैं। इसके संकेत उनकी आज सीतापुर जेल में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से हुई मुलाकात में मिल गए हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही लखनऊ से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा जब सपा के कुछ विधायकों के साथ आजम से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे थे, तो आजम ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। कहा था कि तबीयत सही नहीं है। रविदास मेहरोत्रा अखिलेश यादव के दूत बनकर आजम से मिलने सीतापुर जेल गए थे। अखिलेश यादव ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसीबत के समय पार्टी आजम के साथ खड़ी है, लेकिन आजम ने रविदास मेहरोत्रा से मिलने से इनकार कर दिया। बहाना तबीयत खराब होने का बनाया। लेकिन दूसरे ही दिन कांग्रेस नेता से मुलाकात कर अखिलेश यादव तक ये संदेश पहुंचा दिया, उनकी खराब सेहत में कोई खराबी नहीं है, बल्कि सपा को लेकर मूड खराब है, इसलिए अखिलेश के दूतों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सपा विधायक शिवपाल यादव भी जेल में आजम खान से मिल चुके हैं। उन्होंने आजम से मुलाकात के बाद दावा किया था कि मुलायम और अखिलेश के चलते ही आजम जेल में है। ऐसे ही आरोप आजम समर्थक भी अखिलेश पर लगा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आजम सपा छोड़ने का मन बना चुके हैं। वो या तो शिवपाल के साथ तीसरा मोर्चा बनाएंगे, नहीं तो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। आज कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की आजम से मुलाकात इसी कड़ी का एक नतीजा थी। कृष्णम प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं और दावा किया जा रहा है प्रियंका के निर्देश पर ही वो आजम खान से मिलने जेल पहुंचे थे। आजम खान पर जितने मामले दर्ज हैं, उसमें सिर्फ एक को छोड़कर सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है, इसलिए वो जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। आजम के मन में क्या है, ये उनके जेल से बाहर आते ही साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार के मन में क्या चल रहा है, ये बात आम आदमी को समझ में नहीं आ रही है। सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं सस्ते इलाज के, और मौका मिलते ही गरीबों की जेब से इलाज के नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है। अस्पताल में जो पर्ची 1 रुपए की बनती थी, उसे सीधा 100 रुपए का किया जा रहा है, और ये सब योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है। रसोई गैस की कीमत आम आदमी के आंसू निकाल रही है, तो सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। पेट्रोल डीजल के दामों ने महंगाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर रोज बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई तले दबे लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, बल्कि सरकार आम जनता को कैसे लूटा जाए उसके लिए नीतियां बनाने में बिजी है। यूपी के एक सरकारी अस्पताल से जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक दवाइयों के साथ साथ अब सरकारी इलाज के लिए भी जनता को अपनी जेब ढीली करनी होगी। अब सरकारी अस्पतालों में भी गरीबों को मुफ्त इलाज नसीब नहीं होगा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान के हॉस्पिटल ब्लॉक में
कुछ दिनों बाद मुफ्त इलाज की सुविधा बंद होने वाली है। यही नहीं, ओपीडी में ना तो दवाएं मुफ्त मिलेंगी और ना ही मुफ्त जांचें हो सकेंगी। इसके अलावा इलाज के लिए बनने वाली 1 रुपए की पर्ची के लिए मरीजों को अब 100 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि ये 6 महीने तक लागू रहेगा। जो जांचें पहले मुफ्त में होती थी, उसके लिए भी अब पैसे चुकाने होंगे। अगर मरीज भर्ती हुआ तो 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना होगा। नए नियम जल्द लागू होने वाले हैं। आपको बता दें कि लोहिया संस्थान में लोहिया अस्पताल के विलय का आदेश साल 2019 में ही जारी किया गया था। इसके साथ ये फैसला किया गया था कि 2 साल तक हॉस्पिटल के सभी विभागों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था लागू रहेगी। अब 2 साल बीतने के बाद हॉस्पिटल ब्लॉक में भी संस्थान के नियम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। हॉस्पिटल ब्लॉक की ओपीडी में हर रोज करीब 1,500 से 2,000 मरीज आते हैं। यहाँ लगभग 400 बेड हैं जो अभी तक तो फ्री थे, लेकिन आने वाले वक्त में इसके लिए पैसे चुकाने होंगे। लखनऊ के गोमती नगर का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल साल 2002 में मुलायम सरकार में बना था, जिसका मकसद लोगों को मुफ्त और बेहतर इलाज मुहैया कराना था। लेकिन योगी सरकार में अब लोगों को इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए कीमत चुकानी होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात देश पर भारी पड़ती मोदी सरकार की रक्षा नीति की। दुनिया में शांति का अग्रदूत माने जाने वाले भारत की छवि अब मोदी सरकार में तेजी से बदल रही है। भारत की गिनती दुनिया के उन 5 देशों में हो रही है जिनका सैन्य खर्च पिछले साल सबसे ज्यादा रहा। भारत के अलावा और कौन से देश हथियारों और अन्य सैन्य खर्चों में झोंक रहे हैं जनता की गाड़ी कमाई? किसने जमा किए हैं ये आंकड़े? देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों में अब ये भी गिना सकती है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सैन्य खर्च करने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दुनिया में सैन्य खर्च बढ़ गया है। कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में 5 सबसे बड़े खर्च करने वाले देशों में अमेरिका, चीन, भारत, यूके और रूस शामिल है। इन सब का कुल सैन्य खर्च 62% था। वहीं अगर 2022 की बात करें तो भारत का कुल सैन्य खर्च 76.6 बिलियन डॉलर है, जो दुनिया में तीसरे स्थान पर है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और चीन सैन्य पर खर्च करने वाले शीर्ष देश हैं। 2021 में अमेरिका का सैन्य खर्च 801 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो 2020 से 1.4% कम है। वहीं 2012 से 2021 की अवधि में अमेरिका ने सैन्य अनुसंधान और विकास के लिए धन में 24% की बढ़ोतरी की और हथियारों की खरीद पर खर्च में 6.4% की कमी की। दूसरे स्थान पर चीन है, जिसने रक्षा पर 293 बिलियन डॉलर खर्च किए। 2020 की तुलना में 4.7% की वृद्धि। वहीं यूके ने पिछले साल रक्षा पर 68.4 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो 2020 से 3% अधिक है, जबकि रूस रक्षा खर्च के मामले में 5वें नंबर पर रहा है। भारत का सैन्य खर्च 2020 से 0.9% और 2012 से 33% अधिक है। मतलब मनमोहन सरकार से मोदी सरकार सैन्य खर्च में काफी बढ़ोतरी कर चुकी है। मोदी सरकार इसे भी अपनी उपलब्धि की तरह पेश कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि जब देश आर्थिक बदहाली का शिकार हो रहा है, जब देश में गरीबों की संख्या बढ़ चुकी है और आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है, सरकार खजाना भरने के नाम पर उस पर अधिक टैक्स थोप रही है, तब सैन्य खर्च बढ़ाना कहां तक सही है? वैसे भी चीन के अवैध निर्माण को अपनी सीमाओं से हम हटा नहीं पाए हैं, तब मोदी सरकार इस बड़े सैन्य खर्च का कौन सा फायदा देश को दे रही है, ये उसे बताना चाहिए। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।